नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी सीधे सीधे बात बताई नहीं जाती। सिग्नल्स मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। अगर हम समझदार हैं तो उससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है वो सामने वाला बताता नहीं, लेकिन हम समझ जाते हैं। अब देखिए, एक पतीला चूल्हे पर है और अंदर से भाप आ रही है। तो एक बात साफ है कि जिसके अंदर कोई द्रव पदार्थ है, लिक्विड है, और वो उबल रहा है। देखने से पता चलता है। अगर भाप आ रही है, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ उबल रहा है। तो इसी तरीके से हमारे आसपास जो घटनाएं होती है उसमें कुछ संकेत हमें मिलते हैं कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ बात कर रहा है, किस ढंग से बात कर रहा है। हम जानते हैं वो दो लोग ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं, और आज उनके आपस में जो बर्ताव हो रहा है वो देखकर भी हमें पता चलता है कि इनमें कुछ बिगड़ा है, या आज भी दोस्ती है, या दुश्मनी शुरू हो गई है। तो देखने से पता चलता है, क्योंकि वो संकेत होते हैं। तो आंख से, कान से, आवाज से, या दिमाग से भी हम अपना जो तर्क होता है वो लगाकर अंदाज बना सकते हैं कि सामने क्या हो रहा है। मैं आज फिर से बंगाल के चुनाव के बारे में आपसे बात करूंगा। इसके पहले मैंने बहुत सारे आंकड़े पेश किए, अलग अलग रणनीतियां, अलग अलग पार्टियों की रणनीतियां, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, जो जो मामले सामने आ गए उस पर मैंने बहुत सारा विवेचन और विश्लेषण किया है। लेकिन आज मैं इसी बंगाल के चुनाव का एक अलग पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। कि कुछ लोग, एक एक तो तरीका मैं मानता हूं कि जो कुछ होता है। अब देखिए कि योगेंद्र यादव, एक समय इनको दुनिया मानती थी। ये सेफोलॉजिस्ट थे। अलग अलग चुनाव में 20-25 साल पहले इन्होंने पॉलिटिक्स के एनालिसिस के लिए जब लोगों के सामने आए, तब लोग इनको सेफोलॉजिस्ट करके जानते थे। ये सामाजिक विचार करने की जो क्षमता होती है, जनमानस किस ढंग से मुड़ रहा है, यहां से लेकर पॉलिटिक्स की छोटी बड़ी बातें विश्लेषण करके बताते थे। इसलिए इनका चेहरा लोगों के मन में छप गया। लेकिन पिछले 10 साल में इन्होंने खुद को एक जोकर बना के रखा है। यानी योगेंद्र यादव अगर किसी के बारे में अच्छी बात बोले तो मान लो कि उसका बुरा होने वाला है, क्योंकि योगेंद्र यादव ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो एक्चुअली शापवाणी हो गई है। ये लोग मानने लगे हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हो, पत्रकार हो, वो समझने लगे या अगर योगेंद्र यादव बोल रहा है कि ममता दीदी जीत रही है, तो आराम से समझ लो कि ममता दीदी यानी तृणमूल कांग्रेस आज ही बंगाल का चुनाव हार चुकी है। अभी तक तो मैंने योगेंद्र यादव ने बंगाल के बारे में क्या कहा इसका मुझे पता नहीं, या कहा भी है कि नहीं पता नहीं। लेकिन मुझे याद आता है कि 1.5 साल पहले, या कुछ 20 महीने पहले, जब लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी आपको याद है कि मुझे तो बड़ा चक्रवात आते हुए दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की आंधी आ रही है, यानी कांग्रेस आराम से चुनाव जीत जाएगी, कांग्रेस की लहर है। अगर ये लहर जोरों से चली तो कांग्रेस तगड़ी मेजॉरिटी ला सकता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि शायद कांग्रेस की सुनामी आ जाएगी। यानी कांग्रेस इतनी ताकत से जीतेगी कि बीजेपी 10-12 एमएलए भी चुनकर नहीं ला सकती। ये भविष्यवाणी की थी इन्होंने। और 2 हफ्तों में वोटिंग होकर चुनाव के नतीजे सामने आ गए कि कांग्रेस बुरी तरह से हार गई।
जिस बीजेपी के बारे में इन्होंने शापवाणी की थी, वो बीजेपी अच्छी संख्या में जीती। 5 साल पहले जो बीजेपी बहुमत गवा बैठी थी, वो बीजेपी अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर मेजोरिटी तक लाई और सरकार बनाई। यानी सुनामी आई लेकिन कांग्रेस की नहीं आई, जिसकी योगेंद्र यादव ने बताई थी। और योगेंद्र यादव ने, जिसका सुपड़ा साफ हो होगा ऐसी बात की थी, वो बीजेपी अच्छी संख्या में जीत गई। ये संकेत होता है। उसके बाद मुझे याद आता है, जब महाराष्ट्र में भी उनका ऐसा ही कुछ था, लेकिन बिहार में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रैलियां कर रहे थे, तब योगेंद्र यादव ने भविष्यवाणी की थी और मैंने वीडियो किया था कि इससे बुरी शापवाणी नहीं हो सकती। तेजस्वी और राहुल गांधी के लिए इससे बड़ी शापवाणी नहीं हो सकती कि उनको बहुमत में योगेंद्र यादव ला रहे। तो कहने का मतलब यह कि इसको मैं संकेत मानता हूं। तो एक बात होती है, कभी अच्छी बात के संकेत मिलते हैं, कभी बुरी बात के भी संकेत मिलते हैं। तो एक और तरीका होता है ऐसे संकेत समझने का, और वो तरीका पिछले कुछ 12 साल में पैदा हो गया, तैयार हो गया, जिसको 2014 के चुनाव के बाद का काल 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 समझता हूं मैं। 2000 चुनाव के बाद हमारे देश में प्रशांत किशोर नाम के एक व्यक्ति की पहचान नए सिरे से हो गई। वैसे तो वो गुजरात में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव में और बाकी सारे जो उनकी पब्लिक लाइफ थी उसमें मदद करते थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय चुनाव में उतर गए, प्रधानमंत्री के रेस में आ गए, तो अपने साथ नरेंद्र मोदी ने ये अपना रणनीतिकार और सोशल हैंडल चेक करने वाला प्रशांत किशोर नाम का इंसान था, उसको भी राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में लाया। लेकिन जब तक चुनाव के नतीजे सामने नहीं आए, तब तक प्रशांत किशोर नाम बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ कुछ लोगों को, पत्रकारों को मालूम था कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी की चुनाव की रणनीति बनाते हैं। अर्थात बीजेपी और नरेंद्र मोदी ये दो अलग चीजें, इसलिए कि नरेंद्र मोदी अपनी पॉलिटिकल इमेज जो है वो अलग तरीके से बनाते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर भी बनाते हैं। तो मोदी की उंगली पकड़कर 2014 के चुनाव में बीजेपी के साथ आ गए, दिल्ली में आए हुए प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई। उनको लगा कि अगर मोदी जी अच्छी तरीके से लोकसभा जीत जाते हैं तो उनका दबदबा सत्ताधारी पार्टी होने वाले बीजेपी में बढ़ जाएगा, वो प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ माने जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक संगठन है। प्रशांत किशोर वो बात बोले थे, वो अच्छी रणनीति बनाकर दे सकते, अच्छी स्लोगन बनाकर दे सकते, अच्छा कैंपेन बनाकर दे सकते, लेकिन एक बात प्रशांत किशोर ने कभी नहीं भूलनी चाहिए थी कि वो रेस में जो घोड़े होते हैं उनको जिता सकते हैं, और रेस में कोई बीमार या लंगड़ा घोड़ा दौड़ाया नहीं जाता, क्योंकि रेस में दौड़ने का मतलब जीतने के लिए दौड़ना होता है। आपको रेस में कम से कम होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा जो कोई जीतेगा वो बात अलग है, लेकिन उसकी ताकत से आपको भी दौड़ना पड़ता है। अगर आपके पास उतनी ताकत नहीं है, आपके पैरों में उतना दम नहीं है, तो आप रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। और इसलिए प्रशांत किशोर जिसको ट्रेन करते हैं, जिसको मदद करते हैं, उसको सबसे पहली शर्त ये होती है कि वो रेस का घोड़ा होना चाहिए। अगर वो रेस में हो ही नहीं सकता तो उसको दौड़ाने में कितनी भी तकलीफें उठाओ, कितनी भी रणनीति बनाओ, कितनी भी आइडिया चलाओ, उसका कोई फायदा नहीं। और इसलिए हमने प्रशांत किशोर जिनको मदद करते हैं उनकी पूरी लिस्ट चेक करिए। एक राहुल गांधी का
2017 का यूपी का अगर हम अपवाद करें, एक्सेप्शन करें, तो प्रशांत किशोर ने जिनको जीता कर दिया ऐसा कहा जाता है, वो रेस के घोड़े थे। स्टैलिन हो, ममता हो, या अमर अमर सिंह हो, अमरिंदर सिंह हो, या केजरीवाल हो, लालू हो, नीतीश हो, वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी हो, या नरेंद्र मोदी हो, प्रशांत किशोर हमेशा उसकी ताकत देखते हैं कि ये रेस में है कि नहीं। हाँ, रेस में आगे कैसे दौड़ना है वो बता सकते हैं, लेकिन दौड़ना ही जिसको आता नहीं, उसको प्रशांत किशोर रेस में लाकर जिता नहीं सकते। और इसलिए उन्होंने जो अभी अभी बिहार में प्रयोग किया था और अपनी ही पार्टी अपना ही घोड़ा बनाया, वो रेस में दौड़ तक नहीं पाया, और उससे प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए कि मैं किसी को भी हाथ लगा दूंगा और उसका सोना बना दूंगा। ये जो अहंकार प्रशांत किशोर को हुआ था, वो जमीन पर आ गए, उनके तारे जमीन पर आ गए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज जितनी ममता दीदी डेस्परेट है जीतने के लिए, सारी की सारी परिस्थितियां ममता दीदी के लिए प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रशांत किशोर को बुलावा नहीं भेजा। और प्रशांत किशोर ने इसके पहले ही 4 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था कि इसके बाद मैं ये चुनाव का काम नहीं करूंगा। लेकिन वो छुपके अलग अलग लोगों को मदद करते हैं, सलाह देते हैं। लेकिन ममता ने उनकी ही जो कंपनी थी आईपैक, उसको ही अपने साथ मिला लिया था, लेकिन उस पर भी छापा हो गया, और वो आजकल वो कंपनी डीएक्टिवेट हो गई है। लेकिन सिर्फ आईपैक से काम नहीं चलता। प्रशांत किशोर जैसा दिमाग अगर आपके साथ होगा तो आपके लिए चुनाव आसान होता है। ये बिल्कुल साफ बात है, ये मानना पड़ेगा। प्रशांत किशोर की कितनी भी आलोचना हो सकती है, लेकिन चुनाव जीतने के तरीके जितने उनको समझते हैं, वो तो आपको स्वीकारने पड़ेंगे। और इसलिए आज मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो बिहार बंगाल के चुनाव का एक पहलू ये है कि प्रशांत किशोर बंगाल के चुनाव से दूर है। हालांकि उनकी और ममता की दोस्ती और पहचान आज ही उतनी गाढ़ी है जितनी 5 साल पहले थी, जब वो ममता को 2 साल से मदद कर रहे थे, उनके चुनाव की तैयारियां कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, प्रचार की रणनीति बना रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत बिहार में लगा दी। बिहार में अपनी पार्टी बनाकर प्रशांत किशोर सत्ता में आना चाहते थे, एक परिवर्तन लाना चाहते थे। लेकिन 4 महीने पहले बिहार में उनको अपनी औकात समझ में आई है, और वो औकात इतनी है कि रेस में दौड़ने वाला जो घोड़ा होता है उसको प्रशांत किशोर जितवा सकते हैं, उसको ट्रिक्स बता सकते हैं, लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता तो दौड़ नहीं सकता। उसको किसी भी रेस में प्रशांत किशोर जितवा नहीं सकते। और आज अगर मैं मानता हूं कि ममता दीदी इतनी डेस्परेट है, उसको हार दिखाई दे रही है, ऐसे वक्त भी प्रशांत किशोर को ना ममता दीदी ने बुलवाया है, ना प्रशांत किशोर ममता दीदी की मदद करने पहुंचे हैं। इसका मतलब साफ है, प्रशांत किशोर ने भी एक बात मान ली है कि दीदी को अब कोई मदद नहीं कर सकता, यानी ममता दीदी को हारने से कोई बचा नहीं सकता। इस निष्कर्ष तक प्रशांत किशोर भी आ गए, और इसलिए बंगाल के चुनाव पर इतनी जोर शोर से चर्चा चल रही है। लेकिन प्रशांत किशोर बंगाल के चुनाव पर भाष्य करना भी टाल रहे हैं। तो बात साफ है, ममता दीदी ने प्रशांत किशोर से दूरी बनाई है, या प्रशांत किशोर ने बंगाल से दूरी बनाई है। मतलब तो एक ही निकलता है, बंगाल में ममता हारने वाली है। क्योंकि एक बात साफ है
कि प्रशांत किशोर आज के हालत में इतने बीजेपी के खिलाफ बोल चुके हैं कि बीजेपी उनकी मदद बंगाल में हो या और किसी राज्य में हो या राष्ट्रीय चुनाव में हो, प्रशांत किशोर की मदद बीजेपी लेने वाली नहीं है। तो अगर बंगाल की रेस में बीजेपी और तृणमूल यानी ममता, ये दो ही घोड़े दौड़ने वाले हैं, और उसमें अगर ममता प्रशांत किशोर को नहीं बुला रही है और प्रशांत किशोर ममता के पास नहीं जा रहे, तो बंगाल पर या बंगाल के चुनाव पर बोलने से कोई मतलब नहीं बनता। एक तरीके से प्रशांत किशोर ने ममता से अपनी दूरी बना ली है, ये हम मान सकते हैं। और यही एक सबसे बड़ा संकेत है कि ममता चुनाव हारने जा रही है। फिर वो मामला एसआईआर का हो या और किस चीज का हो, या चुनाव आयोग के गड़बड़ी का हो, या ममता दीदी जो जो आरोप कर रही हो, सब कुछ हो, लेकिन मतलब एक है कि प्रशांत किशोर जैसे एक जानकार ने मान लिया है कि ममता बंगाल का चुनाव हार रही है। और जब प्रशांत किशोर जैसा इंसान चुप रहता है तो मुझे एक भविष्यवाणी करने से कोई रोक नहीं सकता। आपको मालूम है, मैं कहीं ओपिनियन पोल नहीं लेता, ना एग्जिट पोल करता हूं, ना मैं घर से बाहर निकलता हूं, मैं ना किसी नेता से मिलता हूं, ना किसका इंटरव्यू करता हूं। फिर भी मैं चुनाव की भविष्यवाणियां करता हूं और साइकोलॉजिकली करता हूं, और बहुत बार मेरे अंदाज, मेरी भविष्यवाणी सच निकली है, जो महाराष्ट्र में हुई, हरियाणा में हुई, बिहार में भी हुई। तो आज मैं एक भविष्यवाणी बंगाल के चुनाव के बारे में कर रहा हूं, और वो भी उसका आधार प्रशांत किशोर भी है, इसलिए मैंने प्रशांत किशोर की बात शुरू में की। मेरी भविष्यवाणी ये है कि ममता दीदी सिर्फ बंगाल का चुनाव हारने वाली नहीं है। ममता दीदी बंगाल के चुनाव में शायद 3 अंक की संख्या भी नहीं पहुंच पाएगी, यानी ममता दीदी 100 के नीचे हार जाएगी। मैं फिर से साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं, ममता दीदी बंगाल की विधानसभा में टीएमसी को 100 सीटें भी देने के हाल में आज नहीं है। मैं मानो 1.5 महीने पहले भविष्यवाणी कर रहा हूं, 1.5 महीने में बहुत सारी घटनाएं होगी, देखते क्या होते हैं, लेकिन मेरी भविष्यवाणी है कि ममता दीदी ट्रिपल डिजिट तक पहुंचने वाली नहीं है। देखते क्या होता है। अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।